फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे। हमारा जो 5th चैप्टर है वो कंटिन्यूअस चल रहा है और इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देख रहे हैं। ये देखिए, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो चैप्टर है आपका, इसका कंटेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और उसमें से हमने ये जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। जो उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं: सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामाजिक और आर्थिक परिषद। आज के हम वीडियो में इसकी की एजेंसीज के बारे में देखेंगे। जो जिन की एजेंसीज को आपके सिलेबस में लिया गया है वो है यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO। तो हम इनको क्रम से पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट जो दिए हैं उन प्रोजेक्ट में एक एक की एजेंसी के ऊपर एक एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि ये एजेंसीज पूरी दुनिया भर में इस तरीके से काम कर रही हैं और इनके काम और इनका जो काम करने का तरीका है उन सब के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टडी की जा सकती है और बहुत बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट बन सकते हैं। आप इस वीडियो की हेल्प भी इन प्रोजेक्ट को बनाने में ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनेस्को। देखो, यूनेस्को की फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और ये जो संगठन है, ये सामाजिक और आर्थिक संगठन, जो इसका पूरा एक मेन अंग है, उसी का एक पार्ट है, उसकी एक सब एजेंसी है ये उसकी। और इसके अंदर 193 इसके सदस्य हैं, 11 सहयोगी देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश इसके अंदर शामिल है। इसका मुख्यालय पेरिस में, फ्रांस में है। और यूनेस्को के 27 क्लस्टर कार्यालय हैं और 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं, जहां से ये अपना सारा काम देखता है। ये इसका लोगो है या फ्लैग, जो भी आप इसको समझिए, लोगो है ये यूनेस्को का। इसका आप देखिए काम क्या है यूनेस्को का। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, इसका एक घटक निकाय है और इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए केवल हथियारों की, सुरक्षा परिषद की या सेना की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये देखना पड़ता है कि अगर दुनिया के विभिन्न देश, अगर उनका समाज अच्छा होगा, उनकी शिक्षा अच्छी होगी, उनकी संस्कृति अच्छी होगी, उन समाजों से कुरीतियों को दूर कर दिया जाएगा, वहाँ का आर्थिक विकास होगा, शैक्षणिक विकास होगा, वैज्ञानिक विकास होगा, तो वहाँ पर अपने आप ही अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ेगी, युद्ध कम होंगे, लोग बाग अपना सही और गलत समझ सकेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संस्था का गठन कब किया? 16 नवंबर 1945 को। तो इसका उद्देश्य, एक लाइन में अगर आप कहें तो यही है कि शिक्षा एवं संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन सके। यानी शिक्षा के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से और संस्कृति के डेवलपमेंट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्थापित करना। अब देखिए, इसमें यूनेस्को ने मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित की है। यह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है। आपको, जैसे आप लोगों ने अपने स्कूलों में सुना है ना, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान भी यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के अंदर शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सहयोग दिया जाता है। तो भारत में भी इस अभियान के तहत और यूनेस्को के स्पॉन्सर से, यानी स्पॉन्सर यूनेस्को है इसका, सर्व शिक्षा अभियान का, जो हमारे यहाँ पे काम चलते हैं उनके लिए पैसा, फंडिंग यूनेस्को से हमें मिलती है। ठीक है, फिर एक दूसरी चीज देखिए, वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में सहयोग देता है। यानी दुनिया भर में जो बहुत अच्छी अच्छी सुंदर इमारतें हैं, पार्क है, तो उनकी देखभाल का जिम्मा यूनेस्को अपने ऊपर ले लेता है। तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिनको कि यूनेस्को ने अपने कस्टडी में लिया हुआ है और उनकी देखभाल के लिए वो पैसा प्रदान करता है और हर तरीके से हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा, दिल्ली में हुमायूं टॉम है, वो यूनेस्को की धरोहर में शामिल है।
और क्या कहते हैं, लाल किला है, कुतुब मीनार है, ये सारी चीज़ें वैश्विक धरोहर में, ताजमहल, ये सबको शामिल किया गया है। और इनकी देखभाल के लिए यूनेस्को फंड रिलीज करता है। और देखो दुनिया भर में 332 अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ यूनेस्को के संबंध है। और अभी यूनेस्को के महानिदेशक है आंद्रे एंजेलो। और भारत 1946 से ही यूनेस्को का सदस्य बना। ठीक है, अब अगली संस्था जो आपके यहाँ दी हुई है बुक में, वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी जो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर बहुत ज्यादा तबाही हुई थी बच्चों, और उस तबाही के अंदर बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए थे। तो उन बच्चों को स्वास्थ्य और खाने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये यूनिसेफ एक संस्था का गठन किया गया। 120 से ज्यादा शहरों में इसके कार्यालय है और 110 से ज्यादा अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी काम कर रहे हैं। वर्तमान में यूनिसेफ फंड एकत्रित करने के लिए ना विश्व जो एथलीट है उन टीमों की सहायता लेता है। यानी जो गेम्स होते हैं ना, उनकी जो टीमें होती हैं वो इसको डोनेशन देती हैं। ये इसका लोगो है, देखो एक बच्चा है गोदी के अंदर, ये यूनिसेफ का लोगो है। अब देखिए यूनिसेफ जो है, इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। और देखो एक इसमें बात, इसको पहले इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है ना। इमरजेंसी यानी आपातकालीन कोष है। इसकी फुल फॉर्म जो यूनिसेफ की आती है वो तो यही है, परंतु बाद में क्या हुआ, इसमें से ना इमरजेंसी वर्ड निकाल दिया गया। और इसको बनाने के लिए पोलैंड के एक डॉक्टर थे लुडविक रॉशमैन, उन्होंने इसको का गठन करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों के बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों के बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया। यानी पहले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो डिस्ट्रॉय हुए थे उनके लिए था, उसके बाद इसको विकासशील देश कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं जो विकास की ओर अग्रसर है, उन देशों के अंदर बच्चों और महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब यूनिसेफ काम करता है। अब देखो इसके अंदर जो मैंने बताया ना कि अंतरराष्ट्रीय और आपातकालीन फंड शब्द हटा दिया गया, उसकी जो फुल फॉर्म है उसमें से हटा दिया गया, और अब इसका नाम जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। ठीक है, बच्चों के लिए ये संस्था है, परंतु इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो यूनिसेफ ही कहलाता है। यूनिसेफ कहलाता है। और उसमें से, जबकि ये चीज आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, ये प्रश्न बनता है बेटा कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। तो इसको देखो आप, फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है ना, चिल्ड्रन फंड। और इसमें जो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसकी जो स्पेलिंग से अगर हम इसका विस्तार देखते हैं तो उसमें इंटरनेशनल और इमरजेंसी वर्ड भी आते हैं, परंतु अब वो 1953 में वो दोनों हटा दिए गए थे। ठीक है, ये बात आप नोट करेंगे, इसको प्रश्न बनाकर इसको लिखेंगे। फिर देखिए यूनिसेफ का अधिकांश कार्यक्षेत्र 190 देशों में मौजूद है। 150 से अधिक देशों में इसके कार्यालय है, मुख्यालयों और यूनिसेफ के नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य कार्यालयों तथा 34 राष्ट्रीय समितियों, मेजबान सरकारों के साथ विकसित कार्यक्रमों के माध्यम से यूनिसेफ अपने मिशनों को पूरा करता है। इसके साथ क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यकता अनुसार विभिन्न देशों के कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कोपेनहेगन में स्थित है और यह एचआईवी, पोषण संबंधी खुराक, आपातकालीन आश्रयों, परिवारों के पुनर्मिलन तथा बच्चों और माताओं के लिए टीके, एंटी रेट्रोवायरल दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण में प्राथमिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। जैसे आप इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे भारत का पोलियो मिशन है, उसके अंदर यूनिसेफ बहुत अच्छी तरीके से सहायता कर रहा है। तो बच्चों के लिए बहुत सारे काम है जो यूनिसेफ के द्वारा हमारे देश में भी किए जाते हैं। अब देखो उसके बाद एक तीसरी संस्था जो बताई वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका नाम आप अभी न्यूज में खूब सुन रहे हैं, बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। अगर आप थोड़ा भी न्यूज सुनते हैं और अगर नहीं सुनते हैं तो आपको सुननी चाहिए न्यूज, ठीक है ना। तो WHO से आप परिचित हो जाएंगे, ये भी उसका एक की ऑर्गन है जो कि दुनिया भर के अंदर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग, यानी पूरी दुनिया मिलकर ये काम कर सकती है, कोई अकेला देश नहीं कर सकता।
कोई अकेला देश अपनी किसी एक बीमारी से लड़ नहीं सकता। अब जैसे बीमारी पैदा हुई किसी देश में, फैल गई पूरी दुनिया के अंदर, तो वैक्सीन भी कोई एक देश बनाएगा और उसको पूरी दुनिया के अंदर फैलाना होगा, है ना। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाना है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है और इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एडरनॉम गेब्रेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के अभी महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। इनको आप देखेंगे न्यूज में आजकल यही आते हैं बच्चों। ये इसका लोगो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये डॉक्टर बीच में जो स्नेक के साथ है, ये डॉक्टर्स का चिन्ह है जो आप देखते हैं कई जगह पर। ठीक है, अब देखिए इसके उद्देश्य क्या है डब्ल्यूएचओ के। वो मुख्य उद्देश्य क्या है, डब्ल्यूएचओ का संविधान है वो बताता है इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर के को सभी लोगों को प्राप्त कराना। यानी स्वास्थ्य हेल्थ का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो सब लोगों को मिले। स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर नेतृत्व प्रदान करना और साझेदारी में संलग्न होना, और जहां पर संयुक्त कार्यवाही की जरूरत है, यानी सबको मिलकर जिन चीजों से लड़ना है तो उसमें ये लीड करता है, अभी भी लीड कर रहा है ये। आज हमें सब इस महामारी का जो दौर चल रहा है इसमें डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन प्रदान करता है, उसी गाइडलाइन को हम सब लोग फॉलो करते हैं, हर देश उसी गाइडलाइन को फॉलो करता है। ठीक है, फिर एक क्या करता है ये, शोध शोध करता है, रिसर्च करता है, शोध के एजेंडे को आकार देना, बहुमूल्य ज्ञान के सृजन, अनुवाद और प्रसार को प्रोत्साहित करना, और विभिन्न बीमारियों के मानदंड उसके मानक स्थापित करना, उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और निगरानी करना। यानी रिसर्च करेगा, रिसर्च से क्या निकला, उसके अंदर क्या मापदंड है, क्या मानक स्थापित किए। जैसे ये बताता है कि अभी जैसे बीमारी चल रही है तो उसके लक्षण क्या क्या है, कौन से नए लक्षण डेवलप हो रहे हैं, कौन से आंकड़े हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से आगे अपने डेली रूटीन में बिहेव करना है। तो ये सारे मानक मापदंड क्राइटेरिया ये हमें बताता है समय समय पर, और हम सब उनको फॉलो करते हैं। नीतिगत और साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करना, यानी आगे की हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, तो डब्ल्यूएचओ बताता है हमें किस मामले में, स्वास्थ्य संबंधी मामले। फिर तकनीकी सहायता प्रदान करता है, परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है और स्थायी संस्थागत क्षमता का निर्माण करता है। स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी करता है और स्वास्थ्य के रुझान का आकलन करता है। और सबसे देखो एक एक चीज आ रही है, नागरिक पंजीकरण और महत्वपूर्ण आंकड़े, घटनाएं, जन्म मृत्यु विवाह तलाक की निगरानी प्रदान करता है। यानी सारे डाटा कलेक्ट करता है पूरी दुनिया से डब्ल्यूएचओ कि कहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरीके से जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, विवाह के रेशियो क्या है, तलाक का रेशियो क्या है, क्योंकि इन सब से जीवन और आगे का जो समाज है उसका निर्माण होता है। तो ये सब आंकड़े वो कलेक्ट करता है और इनके आधार पर नई रणनीतियां बनाता है, समाज को आगे गाइडलाइन देता है, मार्गदर्शन देता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल है कि डब्ल्यूएचओ ने क्या क्या काम किया है। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपात स्थितियों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है सदस्य राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करना है ताकि जीवन के नुकसान को कम से कम किया जा सके और हानि का बोझ कम किया जा सके। अब इसमें कई चीजें थी, कई ऐसी बीमारियों की घोषणा डब्ल्यूएचओ के द्वारा की गई, उनके ये दिशा निर्देश दिए गए। जैसे 5 मई 2014 को डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की कि पोलियो का प्रसार एक विश्व स्वास्थ्य आपातकाल था। एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में इस बीमारी का प्रकोप असाधारण माना जाता था। 8 अगस्त 2014 को डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की कि इबोला का प्रसार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल था। ऐसा प्रकोप जिसके बारे में माना जाता था कि यह गिनी से शुरू हुआ और लाइबेरिया जैसी अन्य नजदीकी देशों में फैल गया। पश्चिमी अफ्रीका में स्थिति बहुत गंभीर मानी जाती थी और 30 जनवरी 2020 को डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 महामारी को घोषित किया और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करी। ठीक है ना, तो ये आपातकाल अभी तक चल रहा है और इससे आप सब लोग फेमिलियर है। इसके ऊपर बेटा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है बच्चों। तो डब्ल्यूएचओ का जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे उसके अंदर आप इस बीमारी का उल्लेख करते हुए बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिर देखिए जो एक और चौथा जो की एजेंसी आपके सिलेबस में ली गई है उसका नाम है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ।
ठीक है, श्रम संघ से आपको मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि श्रमिकों के लिए, मजदूरों के अधिकारों के लिए इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आधार पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाना इसका काम है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO का गठन किया गया। यह एक संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र में उपस्थित है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के मुद्दों को देखने के लिए स्थापित की गई है। ये इसका फ्लैग है ILO का। ठीक है, और इसका काम क्या है कि मजदूर वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की सभी शिकायतों को ये देखता है। और इसके पास 28 सरकारी प्रतिनिधि है, 14 नियोक्ता प्रतिनिधि है, 14 श्रमिकों के प्रतिनिधि है। और इसमें देखो भारत का जो भारतीय मजदूर संघ है वो भी अपनी भूमिका निभाता है, वो भी वहां के नियम बनाने के लिए इन्हें सहयोग करता है। आम नीतियां बनाने के लिए, कार्यक्रम की योजना और बजट निर्धारित करने के लिए जून के महीने में जिनेवा में एक वार्षिक आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सभा का आयोजन किया जाता है। और हर देश के पास श्रमिकों की संसद के पास 4 प्रतिनिधि, 2 सरकारी, 1 नियोक्ता और 1 मजदूरों का नुमाइंदा होता है। ठीक है ना, तो हर साल बैठक होती है जिसमें श्रमिकों के, मजदूरों के अधिकारों के लिए चर्चा, विचार विमर्श करके अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए जाते हैं। अब आप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे श्रमिकों की स्थिति में कोई बिगाड़ नहीं करवा सकता। अगर श्रमिकों का कहीं पर शोषण हो रहा है, काम करने की परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, कितनी छुट्टियां मिलनी चाहिए, किस तरीके से वेतन न्यूनतम क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें जो होती है, ये समस्याएं होती है, इन सब का डिस्कशन इस संगठन में किया जाता है। अब देखो, इसके बाद बच्चों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, 4 जो है ये आपके सिलेबस में ली गई हैं। उसके अलावा भी संयुक्त राष्ट्र संघ की कई जो है विशिष्ट एजेंसियां हैं जिनको की एजेंसीज कहा जा सकता है। उनके मैंने यहाँ पे आपको फुल फॉर्म्स बताए हैं, जैसे AFO खाद्य एवं कृषि संगठन, IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसकी फुल फॉर्म कई बार आती है, पूछी जाती है, ये इनके मुख्यालय है। ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, और IFD अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। फिर देखो एक और है IMF कई बार पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड। ठीक है, और UNIDO संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसकी भी फुल फॉर्म कई बार आती है। और एक और संगठन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। फिर अंतर्राष्ट्रीय अपराध आयोग, संयुक्त राष्ट्र राजदूत आयोग, विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ये पहले भी आ चुका है। इसका टारगेट क्या है, ये गरीबी को कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहन देने का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद, ये सारी संस्थाएं हैं जो और महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं। इनकी कई बार फुल फॉर्म और इनका शॉर्ट क्वेश्चन कोई बन सकता है, तो इनको भी देखना जरूरी है। अब आपका जो ये टॉपिक है, इसके अंदर जो 5th चैप्टर है, इसमें एक चीज और बची है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार क्यों आवश्यक है। तो ये हम अगले अपनी वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन की एजेंसीज के नोट्स तैयार कीजिए अपने। घर पर रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।